हेलो एवरीवन, आज डेट है 27 जुलाई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ देखिए नॉर्थ यूरोपियन एनक्लोजर डैम के बारे में, जिसको NEED के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि NEED क्या है, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्दर्न यूरोपियन एनक्लोजर डैम। मतलब जो नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पर नॉर्थ सी के दोनों तरफ डैम बनाया जा रहा है, और दोनों तरफ डैम बना करके उसको एनक्लोज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो वाटर लेवल बढ़ रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से पानी का लेवल जब इंक्रीज होगा तो लो एरिया में, कोस्टल रीजन में लो एरिया जो सिचुएटेड है उनमें पानी का लेवल जब बढ़ेगा तो उन एरिया में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसके ऊपर इफेक्ट होगा। तो उसी को रोकने के लिए, उस इफेक्ट को कम किया जा सके, इसीलिए नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज में 2 डैम बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट डैम है, जिसको नीड नॉर्थ के नाम से जाना जाता है, 476 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये स्कॉटलैंड और जो वेस्टर्न नॉर्वे कंट्री है उसके बीच में सिचुएटेड होगा। नेक्स्ट जो डैम है वो जिसको नीड साउथ के नाम से जाना जाता है, इसकी लेंथ होगी 161 किलोमीटर, और यहाँ पर इंग्लैंड और फ्रांस कंट्री के बीच में सिचुएटेड होगा। इसका मेन टारगेट ये है कि नॉर्थ सी को एनक्लोज कर दो, ताकि यहाँ पर जो 15 कंट्रीज हैं उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कोई भी फर्क ना पड़े। हालांकि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगभग 50 to 100 ईयर्स का टाइम लगेगा। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो बहुत सारे रीजन, जैसे कि रेड सी, पर्शियन गल्फ, ये वाले जो रीजन हैं इनको भी हम सेव करने के लिए इसी तरीके के प्रोजेक्ट लेकर के आ सकते हैं, ताकि उन रीजन्स में भी इस तरीके की परेशानी क्रिएट ना हो। अब जब हमने यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया है, तो यूरोप कंट्रीज़ के बारे में और फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। यूरोप के मैप को आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे सी हैं, जैसे नॉर्वेजियन सी है, यहाँ पर वाइट सी है, ये नॉर्थ सी हो गया, ये बाल्टिक सी हो गया, ये इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी आपस में कनेक्ट होते हैं स्टेट ऑफ डोवर के तहत। स्टेट ऑफ डोवर जो है वो यूके को और यहाँ पर फ्रांस को एक दूसरे को सेपरेट करता है, और नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। बे ऑफ बिस्के हो गया, यहाँ पर ये मेडिटेरियन सी आ गया। अब यहाँ से आर्कटिक सर्किल पास होता है, तो आर्कटिक सर्किल नॉर्वेजियन सी और वाइट सी दोनों से पास होता है। यहाँ पर 0 डिग्री गुजर रही है, ये 0 डिग्री है। ये जो 0 डिग्री है वो नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल और उसके बाद में मेडिटेरियन सी से पास हो रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बे ऑफ बिस्के से ये पास नहीं होती है। अब देखो, ये जो सी हैं इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार इनको नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ, या फिर ईस्ट टू वेस्ट, या फिर वेस्ट टू ईस्ट, इनको आपस में अरेंजमेंट करवा लेते हैं। तो जब आप बार बार एटलस को व्यू करेंगे तो इनको अच्छे से लोकेट कर पाओगे। आपका क्वेश्चन ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो भी लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। लैंडलॉक कंट्री वो कंट्री जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई होती है, मतलब किसी भी ओपन सी में वो नहीं खुलती हैं, ऐसी कंट्री को बोला जाता है लैंडलॉक एरिया, लैंडलॉक कंट्री। अब हम द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज टोक्यो ओलंपिक को लेकर के है। मीराबाई चानू, जिन्होंने 49 वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में इंडिया को सिल्वर मेडल दिलवाया है। इससे पहले सन 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था इंडिया को वेट लिफ्टिंग में। तो इंडिया के लिए काफ़ी प्राउड होने की बात है। नेक्स्ट न्यूज है कर्नाटका को लेकर के। कर्नाटका के सीएम ने अपना रेजिग्नेशन वहाँ के गवर्नर थावरचंद गहलोत को दे दिया, और सीएम को लेकर के अब देखा जाएगा कि वहाँ के नेक्स्ट सीएम कौन होंगे। अगर सीएम के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 146 में सीएम के बारे में बताया गया है कि कोई भी पार्टी का जो लीडर है उसको अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। यहाँ देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो कोई भी व्यक्ति जो सीएम है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उसको सीएम बनाया जा सकता है। किस आधार के ऊपर? कि आने वाले 6 महीने में वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन करके आएगा। तो ये एक कंडीशन है, ये एक छूट दी गई है।
यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज है कि आसाम और मिजोरम बॉर्डर के ऊपर कुछ क्लैश हुए, जिसकी वजह से आसाम पुलिस के 6 पुलिसमैन जो हैं उनकी डेथ हो गई। तो ये नॉर्थ ईस्ट का हमारा जो मैप है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आसाम जो स्टेट है वो नॉर्थ ईस्ट के अदर स्टेट के साथ में सभी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश के साथ में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल के साथ में, और इस एरिया में हम बात करें तो यहाँ पर है भूटान। तो इन सब के साथ में अपनी बॉर्डर बनाता है आसाम स्टेट। ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज है, यह देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाली गई ट्रांसजेंडर को लेकर के कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बोला था नेशनल स्टेट लीगल अथॉरिटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में कि जो ट्रांसजेंडर है वो थर्ड जेंडर के रूप में उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसजेंडर्स को मेडिकल केयर प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा उनको सेपरेट पब्लिक टॉयलेट्स, अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट का काम है। इसी को लेकर के पिटीशन डाली गई कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए पब्लिक टॉयलेट्स में सेपरेट टॉयलेट्स हों, क्योंकि जब वो यूज़ करते हैं मेन के टॉयलेट तो उनकी राइट टू प्राइवेसी जो है उसको एक तरीके से ह्यूमिलेट किया जाता है, और उनके खिलाफ जो केसेज हैं, हैरेसमेंट के जो केसेज हैं वो भी ज़्यादा बढ़ते हैं। तो जब आप उनको प्राइवेसी दोगे तो उनके जो भी राइट्स हैं उनको सेव किया जा सकेगा। नेक्स्ट न्यूज है, यमुना से लेकर के यमुना के पानी के बारे में बताया गया है कि यमुना के पानी का जो लेवल है, पोल्यूशन लेवल, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वहाँ पर खूब सारे माइक्रोब्स मिले हैं, माइक्रोब्स फ्रॉम ह्यूमन एनिमल एक्सक्रेटा फाउंड अबोव डिजायरेबल लिमिट्स इन यमुना। मतलब जितनी लिमिट होनी चाहिए ना उससे भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा। जैसे वहाँ पर बीओडी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा मिला है। अब ये बीओडी क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसी भी वाटर बॉडी में वहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए जितनी उनको ऑक्सीजन चाहिए, उस ऑक्सीजन की डिमांड जितनी ज़्यादा करते हैं उतनी ज़्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा करते हैं मतलब पानी में ऑक्सीजन की कमी है। तो इससे क्या होता है? इससे पता चलता है कि वो वाटर बॉडी जो है उसमें पोल्यूशन लेवल हाई है। लेकिन देखो ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है किसी भी वाटर बॉडी का पोल्यूशन जांचने का। ये एक तरीका है, आप एक अल्टरनेट बोल सकते हो। यहाँ पर ये बोला गया है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रहा है, कहा है कि किसी भी वाटर बॉडी में, किसी भी रिवर में 500 MPN अपॉन 100 ml या फिर उससे लेसर होना चाहिए फिसल कोलिफॉर्म इन द वाटर बॉडी, तब वो पानी जो है वो नहाने के काम आ सकता है। लेकिन यमुना की हम बात करें तो 1,40,000 MPN अपॉन 100 ml, मतलब जितना डिजायरेबल लेवल है उससे 280 टाइम्स ज़्यादा। तो ये तो वाटर लेवल का, पोल्यूशन का भी लेवल से भी ज़्यादा लेवल है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो ये जो है वो एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। वाटर एक्ट 1974 के तहत इसको बनाया गया था और एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 के अंडर भी इंटरेस्टेड है। यहाँ पर IUCN के बारे में भी बताया गया है कि IUCN ने भी ये बोला है कि एन एनवायरमेंटल फ्लो इज द वाटर प्रोवाइडेड विद इन ए रिवर, वेटलैंड और कोस्टल जोन to maintain ecosystem and their benefits where they are competing water usage and where flows are regulated। मतलब इन सबको आप रेगुलेट करोगे तो वेटलैंड, रिवर, कोस्टल जोन, इन सबको आप हेल्दी तरीके से मेंटेन कर पाओगे। ये IUCN ने बोला है। IUCN के बारे में आपको बताना है कि ये रेड लिस्ट मेंटेन करता है, सबको पता होगा। रेड लिस्ट मतलब फ्लोरा एंड फोना जो भी एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल जाता है, उनको प्रिजर्व करने का काम किया जाता है। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको बताना है नीचे कॉमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट न्यूज है पुरी, उड़ीसा का एक सिटी पुरी काफ़ी हमारा पिलग्रिमेज साइट है और यहाँ पर पहली बार इंडिया में एक ऐसा सिटी डेवलप किया जा रहा है जहाँ पर टैप वाटर, क्वालिटी ड्रिंकिंग टैप वाटर प्रोवाइड करवाया जाएगा। इंडिया में पहला ऐसा ये सिटी बन रहा है। देखो इस तरीके का जो वाटर है वो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने बोला कि ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया गया और इसी के तहत ये पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। ये पानी उपलब्ध करवाने से पहली बात तो यहाँ पर लगभग एक साल में 2 करोड़ लोग आते हैं घूमने के लिए, मतलब टूरिस्ट प्लेस है, क्योंकि हिस्टोरिकल इसका काफ़ी है। अगर हम माइथोलॉजिकल बात करें तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इसी कारण से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। जब लोग आते हैं तो जो पोल्यूशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, स्पेशली प्लास्टिक वेस्ट जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो हर जगह अगर क्लीन वाटर मिलेगा तो प्लास्टिक वेस्ट का काफ़ी जो बर्डन है 400 मीट्रिक टन और प्लास्टिक वेस्ट का बर्डन काफ़ी कम हो जाएगा।
तो देखो इस तरीके की सुविधाएं जो है टैप वाटर, क्लीन टैप वाटर ड्रिंकिंग वाटर जो सुविधा है वो लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर जैसी वर्ल्ड क्लास सिटी में मिलती हैं, इंडिया में अवेलेबल हो रही हैं, काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, महाराष्ट्र में एक थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी है, इसको रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर करवाने की बात की जा रही है। अब रामसर साइट क्या होता है? रामसर एक कन्वेंशन है जिसमें वेटलैंड को प्रिजर्व करने के लिए कन्वेंशन की गई थी। रामसर शहर में, ईरान के रामसर शहर में ये कन्वेंशन 1971 में की गई थी, इसीलिए इसको रामसर साइट के नाम से जाना जाता है, रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। एक वेटलैंड ऐसा एरिया होता है जिसका इंटरनेशनल और नेशनल जिसकी इंपॉर्टेंस होती है, और रामसर कन्वेंशन के तहत में इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जिसके तहत में नेशनल एक्शन इंटरनेशनल कोऑपरेशन की सहायता से उस एरिया को, वेटलैंड्स को, उसके रिसोर्सेज को क्या किया जा सके, स्टोर किया जा सके, उनका अच्छे से यूज किया जा सके, इसीलिए रामसर साइट डिक्लेयर की जाती है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो फास्टैग के लेकर के जब तक गवर्नमेंट ने ये बोला है कि सारी की सारी जो टोल प्लाजा लाइन है उनको फास्टैग वाली लाइन बनाया जाएगा, तब से बहुत सारे लोगों ने अपनी गाड़ी के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया है। ये जो फास्टैग है वो NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलपमेंट किया गया और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के आधार के ऊपर वर्क करता है, RFID टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है। और जब भी टोल प्लाजा के ऊपर कोई गाड़ी गुजरती है तो उससे तो जो भी हमारा फास्टैग है जिस भी बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है वहाँ से खुद ही वहाँ से अकाउंट में पेमेंट कट जाता है। इससे क्या होता है, जो कैश को लेकर के जो हेजल्स होते हैं कि छुट्टे नहीं हैं, इनको लेकर के जो लाइन है टोल प्लाजा पे काफ़ी लंबी लग जाती है, उसकी वजह से टाइम भी कंज्यूम होता है और जो मनी है वो भी कंज्यूम होता है। इसके अलावा फ्यूल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होता है। तो इन सभी को सेव करने के लिए ही ये स्कीम चलाई गई थी। नेक्स्ट न्यूज देखो, अफगानिस्तान को प्रिजर्व करने के लिए इंडिया क्या वर्क कर रहा है, इसी को लेकर के यहाँ पर बात की गई है। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा ये बोला गया है कि हम रेगुलर तालिबान के साथ में बात कर रहे हैं। तालिबान के साथ में बात करके इंडिया ने अपनी लिबरल पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। इंडिया पहले टेररिज्म ग्रुप को ज़्यादा महत्व ना दे करके उनके साथ में ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा था, मतलब जहाँ पर एक्सट्रीमिज्म होता था वहाँ पर इंडिया वर्क नहीं करता था। लेकिन इंडिया ने जो इस तरीके से तालिबान को हैंडल करने की कोशिश की है, उस तरीके से इंडिया की लिबरल पॉलिसी सामने आई है। इंडिया ने अफगानिस्तान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसलिए इंडिया चाहता है कि वहाँ पर पीस एंड स्टेबिलिटी आए, ताकि इंडिया ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसको कोई भी खतरा उत्पन्न ना हो। हालांकि चाहे इस समय इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान में पीस हो, चाहे तालिबान और अफगानिस्तान जो गवर्नमेंट है वो मिल करके वहाँ पर रिकन्सिलेशन के साथ में, कोऑपरेशन के साथ में वहाँ पर गवर्नमेंट बनाए। नेक्स्ट न्यूज देखो, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स कोविड की वजह से बंद हैं और बंद होने की वजह से रेवेन्यू में काफ़ी कमी आई है। अब ये तो रेवेन्यू में कमी गवर्नमेंट को जो कलेक्शन हुआ है उसमें है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर टूरिस्ट गाइड के रूप में काम करते थे, बहुत सारे यहाँ पर वेंडर्स थे, उनको भी इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट हुआ। नेक्स्ट न्यूज, हिमाचल प्रदेश में अभी आपने लैंडस्लिप का एक इंसिडेंट देखा, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि स्टडी हुई, इसमें बोला गया कि किन्नौर की जो इकोलॉजी है उसको डिस्टर्ब कर दिया गया है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप करके, और यहाँ पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जिस तरीके से हुआ है, डिफोरेस्टेशन जिस तरीके से हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमालयन जो रीजन है काफ़ी सेंसिटिव रीजन है, और उसको प्रिजर्व करने के लिए आपको इस तरीके के जो भी प्रोजेक्ट आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करो उनकी आपकी पहले अवेयरनेस होनी चाहिए कि इनकी से कितना नुकसान होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज, फॉरेन पेज पर न्यूज़ है, वाइल्ड फायर्स के जो इंसिडेंट है वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है। नर्दन जो यूरोप है वो फ्लड की वजह से परेशान है, और जो सर्दन यूरोप है वहाँ पर वाइल्ड फायर देखने को मिल रहा है। अभी हमने यूएस में भी इस तरीके के इंसिडेंट देखने को मिले थे। इस तरीके की प्रॉब्लम से आपको एक बात पता चल रही हो कि अर्थ का टेम्परेचर जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने की आवश्यकता है। सिर्फ ट्रीटी और जो भी कन्वेंशन है उनको साइन करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप रियलिस्टिक तरीके से ग्राउंड लेवल पर वर्क नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। नहीं तो आप सिर्फ जो भी आपने टारगेट फिक्स करते हैं उसको आप एक्सटेंड करते जाओगे। जैसे कि 2030 तक आपको टारगेट अचीव करने थे, नहीं अचीव होंगे तो आप 2040 तक उसको एक्सटेंड करोगे, इससे कुछ नहीं होगा। अल्टरनेट निकालना होगा और अल्टरनेट पर वर्क होगा, तभी जा कर के ये सारी प्रॉब्लम कर्व हो पाएंगी। यहाँ पर यूएस और चाइना के बीच में
ट्रेड को लेकर के बातचीत होती है और इस बातचीत में ये बात सामने आती है, चाइना बहुत सारी अपनी बातें रखता है कि यूएस ने चाइना को अपना एक तरीके से अपोनेंट मान लिया, अपना विरोधी मान लिया है, बल्कि ऐसा नहीं है। बार बार यूएस हांगकांग को लेकर के, जिनजियांग रीजन को लेकर के और जो तिब्बत रीजन है उस रीजन में कि ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है चाइना, इसको लेकर के अपनी प्रॉब्लम उठाता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो चाइना है वो इस एरिया में कोऑपरेशन बना करके काम करता है, ऐसा चाइना के द्वारा स्टेटमेंट आया, चाइना ने बोला है। चाइना ने ये भी बोला कि जो यूएस है, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये क्वाड ग्रुप बना करके चाइना को जिस तरीके से जो काउंटर करने की कोशिश कर रहा है वो भी गलत है। चाइना ने अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उठाने में उन्होंने ये भी बोला कि अब इस बातचीत के दौरान उन्होंने 2 लिस्ट अपनी रखी। एक लिस्ट में उन्होंने बोला कि यूएस के साथ में जो भी लिस्ट ऑफ यूएस रॉन्ग डूइंग्स दैट मस्ट स्टॉप, कि यूएस जो भी गलत कर रहा है उसको रोकना है, और लिस्ट ऑफ की इंडिविजुअल केसेज दैट चाइना हैज़ कंसर्न विद, ये पर्सनल कुछ केसेज हैं जिनको लेकर के, ये तो देखो वर्ल्ड लेवल पर हो गया, जैसे चाइना को फटकार लगाना कि डब्ल्यूएचओ के साथ में कोऑपरेशन नहीं किया चाइना ने जब कोविड की वो जांच करनी आई, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जाता है। और पर्सनल लेवल की ये बात हो गई कि हमारे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो भी मेंबर्स हैं उनकी फैमिलीज़ को आप अपने यहाँ पर जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शन जो आपने लगा रखा है उसको आप बंद कीजिए। और इसके अलावा उन्होंने बोला कि हमारे जो रिलेशंस हैं काफ़ी हेल्दी हो सकते हैं, हम मिल करके अफगानिस्तान जैसे वाले रीजन पे वर्क कर सकते हैं, ताकि जो एनिमी है जिसको लेकर के यूएस 20 ईयर्स यहाँ रह करके गया फिर भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, उसको हम अच्छे से सोल्व कर सकते हैं अगर मिल करके वर्क किया जाए तो चाइना ने बोला कि आप हमें अपना अपोनेंट, अपना विरोधी मानना बंद कीजिए, हम साथ मिलकर के वर्क करेंगे और अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।